नमस्कार दोस्तों। देखो भैया, अपने राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस की अपने बात करें तो अपने पॉलिटिकल साइंस में 7 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। 7वां जो चैप्टर था वो था भैया समकालीन विश्व में सुरक्षा। ये वो चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। आज अपने एक नया चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है भैया पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। आज अपने इस चैप्टर के ऊपर चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने से पहले भैया एक दो छोटी छोटी बातें आपसे कर लेता हूं। सबसे पहली बात, तो कई स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि सर टेस्ट स्टार्ट करो, टेस्ट स्टार्ट करो। तो देखो भैया, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आज भी आपको बता रहा हूं, जैसे ही ये अपनी बुक पूरी हो जाएगी, मतलब अपने 9 चैप्टर है, जिस दिन ये बुक अपनी कंप्लीट हो जाएगी उस दिन अपने हिस्ट्री और पॉलिटिकल के टेस्ट प्रारंभ कर दिए जाएंगे। क्योंकि हिस्ट्री की तो अपनी एक बुक कंप्लीट हो चुकी है, पॉलिटिकल साइंस की अभी ये हुई नहीं है, 2 चैप्टर इसमें शेष है। तो उसके बाद में अपने पॉलिटिकल और हिस्ट्री के टेस्ट आरंभ कर दिए जाएंगे, जैसे अपने लास्ट ईयर हुए थे। क्या प्रोसेस रहेगी, किस प्रकार से आंसर देने हैं, कैसे पेपर हल करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब आज से भैया अपने एक नया सिस्टम और स्टार्ट किया है। वो क्या है, उसमें अपने देखो भैया क्या है, अपने आज से जो भी वीडियो आएगा, आज वाले वीडियो से स्टार्ट है, ये मान लो हर वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ रहे हो। और वो क्वेश्चन कौन सा होगा, जितना अपने अब तक पढ़ चुके हैं। जैसे मान लो पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो 7 चैप्टर अपने पढ़ लिए, इतिहास की बात करें तो इतिहास में 4 चैप्टर पढ़ लिए, जियोग्राफी में 2 चैप्टर पढ़ लिए, ठीक है। तो जितने टॉपिक अपने पढ़ चुके हैं उन टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपको हर वीडियो में पूछा जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इससे क्या होगा, आपका पीछे का रिवीजन भी होता रहेगा, आपकी तैयारी भी होती रहेगी। तो आज का अपना जो वीडियो है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये आपके सामने भी है। क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 11 से बढ़ाकर 15 कब की गई थी। मतलब सुरक्षा परिषद में भैया पहले 11 सदस्य थे, स्थायी और अस्थायी दोनों को मिलाकर संख्या कितनी थी, 11 थी। वो 11 से बढ़ाकर जो वर्तमान में 15 है, वो 15 कब किए गए थे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, बस सीधा लिख देना है। जैसे मान लो 1950 में किए तो 1950 लिख दो, 70 में किए तो 1970 लिख दो, जो भी आपका ईयर है, सन जो है वो आपको लिखना है। अब स्टार्ट करते हैं भैया अपना चैप्टर पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। देखो सेम टू सेम यही चैप्टर अपने लास्ट ईयर भी था, ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर में थोड़ा सा अपने डिटेल से बताया हुआ था, इस बार अपने इतना डिटेल से नहीं है। तो बात करते हैं भैया पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। देखो भैया यहाँ पे 2 वर्ड है, एक तो है पर्यावरण और दूसरा है प्राकृतिक संसाधन। सबसे पहले तो इनकी बात कर लो कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन कहते किसको है, पर्यावरण क्या होता है। देखो पर्यावरण अपने सीधी सी बात करें तो अपने कह सकते हैं कि गुरुजी आपने चारों ओर को जो घेरो है बिन पर्यावरण क्यों है। अपने शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं, 4वीं 5वीं क्लास से, कि हमारे चारों ओर के घेरे को क्या कहते हैं, पर्यावरण। लेकिन भैया इस वर्ड के अकॉर्डिंग देखो, अपने पर्यावरण कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। इसमें भैया परि का अर्थ होता है क्या, पृथ्वी। परि किसको बोलते हैं, पृथ्वी या धरातल। और आवरण का मतलब आप जानते हो चारों ओर का घेरा, अर्थात पृथ्वी के चारों ओर का घेरा, या जिससे पृथ्वी जिससे घिरी हुई है, या हमारे चारों ओर का जो आवरण है उसे ही अपने क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ये तो हो गई भैया नॉर्मल परिभाषा। अगर वैसे अपने परिभाषा दें तो अपने देखो एक ऑथेंटिक परिभाषा की बात करें कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी घटक है, पृथ्वी पर जितने भी घटक पाए जाते हैं, चाहे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, कुछ भी मान लो अपने, ठीक है, तो पृथ्वी पर जितने भी घटक पाए जाते हैं उन सभी घटकों के सम्मिलित रूप को अपने क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। शाब्दिक अर्थ देखें तो परि प्लस आवरण, अर्थात पृथ्वी के चारों ओर का आवरण वो क्या है, पर्यावरण। अगर थोड़ी सी एक स्टैंडर्ड परिभाषा की बात करें तो अपने कह सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी घटक पाए जाते हैं उन सभी घटकों के सम्मिलित रूप को अपने क्या कहेंगे, पर्यावरण कहेंगे। इसके बाद में आता है भैया प्राकृतिक संसाधन। संसाधन और देखो एक तो है संसाधन, एक है प्राकृतिक, दोनों को मिला के बना है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक का मतलब क्या होता है, जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, वो तो हो गई प्राकृतिक। संसाधन, संसाधन का मतलब ऐसे साधन जिनका मनुष्य क्या करता है, उपयोग करता है, जिनको काम में लेता है, वो क्या हो गए, संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन कौन से हो गए भैया, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं।
जैसे हवा है, पानी है, ये सब क्या है भैया, प्राकृतिक संसाधन है। तो ऐसे साधन जो हमें कहाँ से मिल रहे हैं, प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक संसाधन। अब बात करते हैं भैया आगे। देखो, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों? अपने यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर मुख्य रूप से अपने चर्चा की गई है। देखो भैया, अपने सदियों से ही यह कहा जाता है कि यह धरती जो है, या हमारी यह मान्यता है कि यह धरती जो है वो क्या होती है, हमारी माता होती है। धरती को हम माता के समान मानते हैं, धरती को माता के तुल्य समझा जाता है। इसीलिए आपको पता है कि इसी धरती की रक्षा के लिए या इसी पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने हजारों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने अपने प्राणों तक का बलिदान किया है। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में या 9th में या 11th में, खेजड़ली आंदोलन है, अपने उत्तराखंड वाला चिपको आंदोलन है, अपना अपिको आंदोलन है, अपना नर्मदा बचाओ आंदोलन है। ये सारे के सारे आंदोलन किससे संबंधित थे, अपने पर्यावरण संरक्षण से। तो अपने शुरू से ही अपने इस धरती को अपने माता के समान समझा गया, लेकिन अब धीरे धीरे आने वाले समय में क्या हो रहा है, इस पर्यावरण को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और इसी नुकसान की वजह से अपने वर्तमान समय में देख रहे हैं कई महामारियां आ रही है। अभी जैसे आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम पे भैया ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार रुपए तक के लोग खर्च कर रहे थे। ठीक है, तो ये भैया अपने इस टॉपिक में इसी बात की चर्चा करेंगे कि जो वैश्विक राजनीति है उसमें अब पर्यावरण की चिंता क्यों हुई है, विश्व को अब पर्यावरण की चिंता क्यों सताने लगी है। आज से 200-250 साल पहले किसी ने पर्यावरण की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, किसी प्रकार की पर्यावरण की कोई समस्या ही नहीं थी, तो लोगों का ध्यान ही नहीं दिया गया। लेकिन वर्तमान समय में पर्यावरण जो है उसकी एक अहम समस्या बन गई है, और वह क्यों बनी है, सबसे पहले उन कारणों के ऊपर अपने चर्चा करते हैं। देखो भैया, पर्यावरण की चिंता क्यों हुई। पहला पॉइंट तो ये कहता है कि संपूर्ण विश्व में अब कृषि भूमि में क्या आने लग गई है, कमी आने लग गई है। या अपने कहे कि कृषि भूमि जैसी थी वैसी की वैसी हो रही है, उसकी वृद्धि नहीं हो रही है, उसकी उर्वरता नहीं बढ़ रही है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। कैसे, देखो भैया, आज अपने भारत की बात करें तो भारत में 51%, लगभग 50-51% के भाग पर क्या की जाती है, कृषि की जाती है। लेकिन अपन आज़ादी के समय की बात करें तो आज़ादी के समय अपने लगभग 75 से 80% लोग जो है वो कौन सा कार्य करते थे, कृषि का कार्य करते थे। लेकिन वर्तमान समय में जो कृषि भूमि है उसमें किसी प्रकार की कोई क्या नहीं हो रही है, वृद्धि नहीं हो रही है। लोग जो है वो अपना एक प्रकार से जो बिजनेस है, अपना व्यवसाय है, उसको बदल रहे हैं। कृषि भूमि जो है वो जैसी की तैसी है, भी जैसे पहले थी वैसे ही अब है, उसमें किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हो रही है, जिससे जो भूमि का उपजाऊपन है वो समाप्त हो रहा है। और इसका प्रमुख कारण अपने माने तो क्या कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि जो है, इस जनसंख्या वृद्धि से जो भूमि है उस भूमि में क्या आ रही है, धीरे धीरे कमी आ रही है। और इस भूमि में कमी आने की वजह से भैया पर्यावरण को क्या हो रहा है, नुकसान पहुंच रहा है। समझ रहे हो। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्या हो गया जिसकी वजह से पर्यावरण की चिंता सताने लगी, वो ये है कि संपूर्ण विश्व में कृषि भूमि में अब क्या हो नहीं रही, वृद्धि नहीं हो रही है। मतलब कृषि जो है उसमें वृद्धि नहीं हो रही है, भूमि जैसी थी पहले वैसी की वैसी अब है। दूसरा पॉइंट अपने कह सकते हैं भैया चारागाहों में चारा खत्म हो रहा है। चारागाह आप जानते हो पशुओं के लिए होता है। जैसे अपने भारत की बात करें तो भैया भारत में 4% भाग पर क्या है, चारागाह है। ठीक है, तो अब वर्तमान समय में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की वजह से क्या हो रहा है, उस चारागाह में क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसके अलावा अपने बात करें भैया स्वच्छ जल का अभाव या जल प्रदूषण बढ़ रहा है। स्वच्छ जल का अभाव, देखो भैया अगर अपने बात करें कि स्वच्छ जल के अभाव की, तो अपने देखो जैसे राजस्थान की बात कर ले। सबसे पहले आपको पता है कि राजस्थान में अपने पश्चिमी जो राजस्थान का क्षेत्र है जहां पर अपने मरुस्थल है, वहां पर भैया क्या हो रहा है, पेड़ पौधे नहीं है, वहां पर क्या है, जल की कमी है। ठीक है, अपने देखो 2016 की जो रिपोर्ट है, उस 2016 की रिपोर्ट के अनुसार विकासशील जो देश है उन विकासशील देशों में 66.3 करोड़, कितनी, 66.3 करोड़, कब की आंकड़ों के अनुसार, 2016 के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो रहा है। अब आप कहोगे गुरु जल तो हमारे यहाँ पे बहुत है,
महासागर भरे हुए, समुद्र भरे हुए हैं भैया, लेकिन वह जल जो है वो पीने योग्य नहीं है, नमकीन जल है, लवणीय जल है, क्षारीय जल है। जैसे आप अपने राजस्थान की बात करो, नागौर, अजमेर इस साइड में अपने देखे भैया, तो वहां का जो जल है वो कैसा है, खारा है, खारा जल है, वहां पे पीने योग्य नहीं है। वहां पे लोग पानी के टैंकर वगैरह, कैन वगैरह या बरसाती जो पानी होता है उसको पीकर अपना काम चलाते हैं। और भैया 2016 के जो आंकड़े हैं वो ये आंकड़े ये कह रहे हैं कि इस स्वच्छ जल के न होने के कारण से प्रति वर्ष 30 लाख बच्चों की क्या हो रही है, असमय मौत हो रही है। कितने बच्चों की, 30 लाख की। 30 लाख लोग जो है वो प्रति वर्ष विश्व के अंदर मारे जा रहे हैं। किसकी वजह से, इस जल प्रदूषण की वजह से या इस दूषित जल की वजह से। इस कारण जो विश्व के बड़े बड़े देश है उन देशों को पर्यावरण की चिंता सताने लगी। और आपको पता हो कि फिर 1976 ईस्वी में अपने भारत सरकार के द्वारा भी जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम को लागू किया गया था। ठीक है, इसको अपने भैया ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, क्या कारण थे, कैसे थे, क्योंकि अपना यहाँ पे बुक में दिया हुआ नहीं है। सिर्फ अपने को यही ध्यान रखना है कि विश्व के जो बड़े बड़े देश हैं उन देशों को पर्यावरण की चिंता क्यों सताने लगी। ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने पहले तो ध्यान नहीं दिया, अब पर्यावरण की तरफ उन्होंने ध्यान देने लगे। ऐसी कौन सी घटनाएं हो गई, तो उन्हीं घटनाओं की अपने यहाँ पे क्या कर रहे, चर्चा कर रहे। इसके अलावा यह खाद्य उत्पादन में भी क्या हो रही है, लगातार क्या हो रही है, कमी हो रही है। मतलब खाने पीने की वस्तुएं है, अनाज है, उनमें भी लगातार क्या आ रही है, गिरावट आ रही है। क्यों, क्योंकि लोग जो है वो कृषि का कार्य कम करने लगे हैं, पर्यावरण की तरफ ध्यान वो लोग नहीं दे रहे, इसकी वजह से खाद्य उत्पादन में कमी आ रही है। इसके अलावा वनों की लगातार क्या हो रही है, कटाई हो रही है। वनों की लगातार क्या हो रही है, कटाई हो रही है। जैसे भैया अपने भारत की बात करें तो भारत में 2019 की जो वन रिपोर्ट है, उस वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में 24.56% भाग पर क्या है, वन है। और इसका प्रमुख कारण देखिए, अपने यही वनों की बात करें तो ये पहले काफ़ी ज़्यादा थे, आज़ादी के समय अपने बहुत सारे वन थे, लेकिन अब धीरे धीरे लगातार कमी आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हो रही है। जनसंख्या वृद्धि के लिए भैया लोगों को आवास की आवश्यकता पड़ रही है। आवास बनाने के लिए पेड़ पौधों की क्या कर रही है, कटाई कर रही है। आज एक आदमी मकान बना रहा है, मकान बनाने के लिए भी 3 से 4 पेड़ पौधों को वो काट रहा है। जो जहां पे वो मकान बना रहा है वहां पे जो पेड़ पौधे आ रहे हैं उनको काट रहा है, लेकिन लगा एक भी नहीं रहा है। उससे क्या हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। उद्योग धंधे हैं, उद्योग धंधों भी अपने को लकड़ियां चाहिए, अपने को फर्नीचर के लिए चाहिए, या अपने बात करें ईंधन की बात करें, ईंधन के लिए अपने लकड़ियां चाहिए। तो लोग क्या कर रहे हैं, वनों को क्या पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। अत्यधिक पशुचारण कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, वनों को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा यह ओजोन परत में छेद हो रहा है। ओजोन परत में छेद होने की वजह से यह पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। देखो ये ओजोन परत है कहाँ, अपने अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर। देखो एक ये यहाँ पे ये क्वेश्चन ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर। इसीलिए मैंने लिखा है, अपने ये लास्ट ईयर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं, 16 सितंबर। तो यहाँ पर अपना बिंदु है भैया, ओजोन परत में छेद हो रहा है। ओजोन परत में छेद होने की वजह से क्या होता है भैया, जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, जिनको अपने इंग्लिश में बात करें तो अल्ट्रा वायलेट किरणें जिनको अपने बोलते हैं, उन किरणों से हमारी ओजोन परत जो है वो क्या नहीं कर पा रही है, रक्षा नहीं कर पा रही है। और वो कहाँ आ रही है, पराबैंगनी किरणें धरती की तरफ आ रही है। तो ओजोन परत में छेद हो गया। ओजोन परत में छेद होने से कौन सी गैस की कमी हो गई, सीधी सी बात है, ओजोन परत है तो उसमें कौन सी गैस होगी, ओजोन गैस होगी। तो उस ओजोन परत में छेद होने की वजह से क्या हो गया, ओजोन गैस की कमी हो गई। इसे ही भैया ओजोन परत में छेद होना कहा जाता है। 1990 के दशक के आसपास यह छेद हुआ था। देखो यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना, ओजोन परत में छेद होने से कौन सी किरणें जो है वो धरातल की तरफ आ रही है, तो पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट किरणें। यह छेद कब हुआ था, 1990 के दशक में। कहाँ पर है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर। और कौन सी परत में, ओजोन परत में। किसकी कमी हो गई, ओजोन गैस की कमी। मतलब ओजोन गैस की कमी हो जाना, उससे ही क्या कहते हैं भैया, ओजोन परत में छेद होना। बस इतना ध्यान रख लो। तो ये ऐसे कारण है जिनकी वजह से वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता देशों को सताने लगी। 1960 के दशक तक भैया पर्यावरण की जो समस्या थी, उस समस्या ने एक राजनीतिक स्वरूप ले लिया।
मतलब 1960 के दशक तक आते आते यह पर्यावरण की समस्या जो है उसने एक राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया। क्यों? क्योंकि ये ऐसी समस्याएं हैं भैया जिनका समाधान जो है वो एक अकेला देश नहीं कर सकता। ऐसे थोड़ी कि भारत अकेला पूरे विश्व के पर्यावरण को संभाल ले, ऐसा नहीं है। तो 1960 के दशक तक आते आते इसने एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया। और इसने भैया ये अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप धारण क्यों किया, यहाँ पर ध्यान रखना। 1960 में भैया इसने पर्यावरण की समस्या ने राजनीतिक स्वरूप ले लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि 1972 ईस्वी में एक समूह है भैया जिसका नाम है क्लब ऑफ रोम। क्या नाम है? क्लब ऑफ रोम। है क्या भैया यह वैश्विक मामलों से संबंधित एक समूह है। वैश्विक मामलों से मतलब पर्यावरण से संबंधित जो वैश्विक मामले होते हैं यह उनको क्या करता है? उजागर करता है। तो इस समूह ने, कौन से समूह ने? क्लब ऑफ रोम ने 1972 ईस्वी में भैया एक पुस्तक प्रकाशित की थी। उस पुस्तक का नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ। पुस्तक का क्या नाम था? लिमिट्स टू ग्रोथ। ध्यान रखना भैया, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक का प्रकाशन कब व किसने किया? 1972 में क्लब ऑफ रोम के द्वारा। क्या किया गया भैया इसमें इसने पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के विनाश के ऊपर प्रकाश डाला, या एक प्रकार से कहे कि इस पुस्तक में अपने पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का जो विनाश हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, उसका इसमें क्या किया गया? उल्लेख किया गया। तब भैया अपने यूएनईपी का मतलब पूरा नाम होता है भैया इसका यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम। पूरा ध्यान रखना भैया, नाम बहुत बार पूछते हैं। यूएनईपी का पूरा नाम क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम। इसके द्वारा फिर क्या किया गया भैया? पर्यावरण संरक्षण को बनाए रखने के लिए, पर्यावरण संरक्षण में वृद्धि करने के लिए इसके द्वारा कई क्या कराए गए? सम्मेलन कराए गए। और जो सबसे पहला सम्मेलन कराया गया था उस सम्मेलन का नाम था भैया प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। और यह सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। अब बात करते हैं इस सम्मेलन की। क्यों हुआ था? सीधी सी बात है, पर्यावरण संरक्षण के लिए। कहां पर हुआ था भैया? ब्राजील का एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरिया या जेनेरिया भी इसको बोल सकते हैं। यहां पर यह सम्मेलन हुआ था। और इस सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? 170 देशों ने भाग लिया था। कब हुआ था? 1992 ईस्वी में हुआ था। 170 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अलावा कुछ स्वयंसेवी संगठन और बहुराष्ट्रीय निगम जो थे उन्होंने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। इस सम्मेलन को भैया अपने पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट भी कहा जाता है। पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट भी कहा जाता है। अब भैया ये सम्मेलन हुआ क्यों था? इसका उद्देश्य क्या था? किस लिए किया गया? क्यों किया गया? तो भैया फर्स्ट पॉइंट आता है अपने यह सम्मेलन किस लिए हुआ था? पर्यावरण संरक्षण को बनाए रखने के लिए, कि किस प्रकार से पर्यावरण का संरक्षण करे, किस प्रकार से पर्यावरण के नुकसान को अपने रोके। इसके अलावा जैव विविधता को बनाए रखने के लिए यह सम्मेलन हुआ। इसके अलावा टिकाऊ विकास या सतत विकास पर बल दिया गया। इस सम्मेलन में भैया टिकाऊ विकास या सतत विकास पर बल दिया गया। यह क्वेश्चन एक बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है भैया। देखो हालांकि पूरा तो बहुत बार आया हुआ है, ये प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के ऊपर टिप्पणी लिखिए या प्रकाश डालिए, या पूछ ले प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब और कहां हुआ, कितने देशों ने भाग लिया। ऐसा तो बहुत बार आया हुआ है, लेकिन यहां से ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, टिकाऊ विकास या सतत विकास क्या होता है। तो देखो भैया, ऐसा विकास जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना, वही क्या कहलाता है? टिकाऊ विकास या सतत विकास। भैया आप ये जमीन है, इस जमीन के अंदर मान लो 10 पेड़ है, यहां पर आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हो, फैक्ट्री लगाते समय आपने इन 10 पेड़ों को काट दिया। अब फैक्ट्री लगा के भैया आपने विकास तो कर दिया, लेकिन किसका नुकसान कर दिया? पर्यावरण को नुकसान कर दिया। तो ये क्या नहीं हुआ? फिर टिकाऊ विकास नहीं हुआ। टिकाऊ विकास या सतत विकास ये कहता है कि आप जो है विकास तो करो, लेकिन उसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं? टिकाऊ या सतत विकास। 10 पेड़ यहाँ काट रहे तो भैया 20 पेड़ इसके चारों तरफ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इस प्रकार से आप विकास करो कि पेड़ों को आप बचा सको, वो होगा टिकाऊ या सतत विकास। इसके अलावा भी इसमें एजेंडा 21 पर बल दिया गया। एजेंडा 21 क्या है?
भैया एजेंडा 21 जो है वो पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण का विकास करने के लिए जो तौर तरीके अपनाए गए थे उन्हीं को क्या कहते हैं, अपने एजेंडा 21। मतलब 21 मुख्य बातों पर इसमें बल दिया गया था। क्लियर है? तो ये हो गया भैया अपना टॉपिक, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता देशों को क्यों सता रही है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, पर्यावरण क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, आपको बता दिए। इसके बाद में क्वेश्चन पूछते हैं वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों सता रही है देशों को, तो ये अपने पॉइंट हो गए। फिर ये राजनीतिक स्वरूप इसने कब लिया, तो 1960 में। क्लब ऑफ रोम ने कौन सी पुस्तक प्रकाशित की, यूएनईपी क्या है, और प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। अब आप हेडिंग लगाओ भैया, हेडिंग लगाओ। सबसे पहले पर्यावरण, पर्यावरण की अर्थ या परिभाषा मान लो। इसमें लिखो भैया, पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण, जिसमें परि का अर्थ है पृथ्वी, आवरण का अर्थ है घेरा, अर्थात पृथ्वी के चारों ओर का घेरा जिससे हम घिरे हुए हैं वही पर्यावरण कहलाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले घटकों के सम्मिलित रूप को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, और पर्यावरण दिवस पूछ ले तो आपको कब मनाते हैं, तो भैया ध्यान रखना, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, अपने 5 जून को। लिख लो ये भी, प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर हेडिंग लगाओ भैया, प्राकृतिक संसाधन। इसमें लिखो, ऐसे साधन जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे जल, हवा। अब हेडिंग लगाओ भैया, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों, और इसमें लिखो वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों। इसमें लिखो भैया आप, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित कारक उत्तरदायी है। निम्नलिखित कारक उत्तरदायी है। नंबर 1, विश्व में अब कृषि भूमि में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है तथा साथ ही साथ भूमि की उर्वरता में कमी हो रही है। नंबर 2, चारागाह में चारा खत्म हो रहा है। चारागाह में चारा खत्म हो रहा है। नंबर 3, मत्स्य भंडारों में लगातार कमी आ रही है। नंबर 4, स्वच्छ जल का अभाव हो रहा है या जल प्रदूषण में लगातार वृद्धि हो रही है। जल प्रदूषण में लगातार वृद्धि हो रही है। इसी में लिखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ की 2016 की रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों की 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो रहा है, जिसके कारण प्रतिवर्ष विश्व में लगभग 30 लाख बच्चों की असमय मृत्यु हो रही है। आगे लिखो, खाद्यान्न उत्पादन में लगातार कमी आ रही है। खाद्यान्न उत्पादन में लगातार कमी आ रही है। इसके आगे लिखो, वनों की लगातार कटाई। वनों की लगातार कटाई। इसके आगे लिखो, ओजोन परत में छेद हो रहा है।
ओजोन परत में छेद हो रहा है। इसके आगे थोड़ा सा डैश लगा के लिख लो भैया, थोड़ा सा 2-3 लाइन लिख लो, इसमें क्वेश्चन आ जाता है ओजोन परत में छेद क्या है। तो इसमें लिख लो भैया, धरती के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है, इसे ही ओजोन परत में छेद होना कहते हैं। इसे ही ओजोन परत में छेद होना कहते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, या इंग्लिश में भी लिख लो पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत में छेद की घटना 1980 के दशक से 1980 के दशक में हुई। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। इसके बाद में नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखो भैया। उपरोक्त कारणों की वजह से 1960 के दशक के बाद से पर्यावरण की समस्या ने राजनीतिक स्वरूप ले लिया और इसी समय 1972 में क्लब ऑफ रोम, ब्रैकेट में लेना भैया, वैश्विक मामलों से संबंधित एक समूह ने लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक का प्रकाशन किया, जिसमें पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों के विनाश का उल्लेख किया गया। इस कारण यूएनईपी, ब्रैकेट में लेना, संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, यूएनईपी के द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु कई सम्मेलन कराए गए। अब हेडिंग लगाओ, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। और इसमें थोड़ा सा लिखो भैया, वीडियो काफी लंबा हो गया अपने, इसमें लिखो भैया, इसे रियो सम्मेलन या अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। यह 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरिया में हुआ, जिसमें 170 देशों के प्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों व बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के निम्न परिणाम हुए। नंबर 1, इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप विश्व राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर बढ़ते सरोकारों को एक ठोस रूप मिला। नंबर 2, रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में नियम बनाए गए। नंबर 3, भविष्य के विकास के लिए एजेंडा 21 प्रस्तावित किया गया, जिसमें विकास के तौर तरीके बताए गए। जिसमें मुख्य रूप से टिकाऊ विकास या सतत विकास पर बल दिया गया। टिकाऊ विकास का आशय है कि ऐसा विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो।
ठीक है, इसके अलावा बस इतना बहुत है भैया। ये हो गया आपका प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ओके भैया, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स